Hello, good morning everyone and welcome to GSC. In today's class, we are going to start with our paper number 13. पेपर नंबर 13 जो है वो हमारा फाइनल का जो ग्रुप 3 है उस ग्रुप 3 का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। एंड ये पेपर को हम शॉर्ट में प्यार से लॉ का पेपर बोल देते हैं। बट पूरा अगर हम इस पेपर का नेम देखें तो दैट इज व्हाट, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। ठीक है, इस पेपर में हमें क्या देखना है, लॉ के बारे में देखना है और वो भी हमें दो डिफरेंट टाइप की लॉज के बारे में देखना है। फर्स्ट हमारी कौन सी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ। एंड जो अपना सेकंड पोर्शन रहेगा वो सेकंड पोर्शन क्या रहेगा, इकोनॉमिक लॉज। प्यार से हम इसे लॉ बोलते हैं या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, CEL, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस। CMA के स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि प्रैक्टिकल पढ़ लो और प्रैक्टिकल पढ़ के हम पास हो जाएंगे। थ्योरी भाड़ में जाए, हमें पढ़ने की क्या ही जरूरत है, थ्योरी में ऐसे ही मार्क्स आ जाते हैं, बिना पढ़े क्यों इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत लोगों के माइंडसेट में होती ही होती हैं। हमें ये माइंडसेट चेंज करना है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी चीज को छोड़ दोगे। एक बात बताओ, एक फैमिली होती है और उस फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं और आप सिर्फ 3 को इंपॉर्टेंस दो और एक को छोड़ दो, तो कब तक छोड़ोगे। वो एक मेंबर आप पे बाद में जाके बहुत भारी पड़ता है फिर। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी पता करना है कि जो लॉ है, ठीक है थ्योरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दोगे। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले ये पेपर ऐसा कुछ नहीं कि 20 मार्क्स का है या 30 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, नहीं। ये आपका पूरा कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, पूरा 100 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ये जो पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, 100 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। अब आपको 100 मार्क्स कम लगते हैं क्या? यहाँ पे देखो, हमें इस पेपर का बाइफरकेशन यहाँ पर मैंने आपको दिया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे ग्रुप 3 का पेपर है एंड पेपर नंबर क्या है, 13 है। नेम एज वी डिस्कस्ड अभी, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, अब ये जो हमारा पेपर है, ये पेपर एज वी ऑल नो पूरे कितने मार्क्स का पेपर है, ये पूरे 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, और 100 मार्क्स के पेपर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, पार्ट ए, वो कितने मार्क्स का है हमारा, 60 मार्क्स का है। एंड जो सेकेंड अपना पोर्शन है वो कितने मार्क्स का है हमारा, 40 मार्क्स का है। और लेट मी क्लियर, ये दोनों ही पार्ट्स में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है। ये दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है। अब बहुत सारे लोग तो भाग जाएंगे ये सुन के, भागने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम हमारा जो मिसकंसेप्शन है कि लॉ या थ्योरी बोरिंग होती है या किसी किसी को लगता है बहुत डिफिकल्ट होती है, समझ में नहीं आती है, और किसी किसी को ये लगता है कि चलो हमें पास करना है, कैसे भी करके रट लेंगे इस पेपर को और पास हो जाएंगे। आप रिकॉर्ड देख लेना, बहुत सारे लोग ग्रुप 3 में जो उनका क्लियर नहीं होता है ग्रुप 3, उसका रीजन ही है क्योंकि उसमें पूरा 100 मार्क्स का पेपर एंटायरली थ्योरी है और वो इसको पढ़ते नहीं है, फिर आपके मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग डिस्कस करें तो वैसे तो ये सबको पता होगा, इंटर में भी वही रहता है और फाइनल में भी वही रहता है। जो आपका पासिंग परसेंटेज रहता है, जो आपका पासिंग परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज अगर हम लोग इंडिविजुअल बात करें तो एज वी ऑल नो 40 मार्क्स आपको चाहिए पर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और अगर अपन एंटायर ग्रुप की बात करें तो आपको एग्रीगेट कितना चाहिए, 50%। ठीक है, तो आपका ग्रुप क्लियर होगा। अब है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग कैसे पढ़ते हैं, लॉ में हमें सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, हमें सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए। लॉ में हमें सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, 40, बाकी हम कवर अप कर लेंगे। तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि अगर आपने लॉ में अच्छे से पढ़ लिया और यहाँ पर आपकी एग्जेम्पशन भी आ सकती है, यहाँ पर आपकी एग्जेम्पशन भी आ सकती है। और अभी आपको ऐसा सुनने में लग रहा होगा, ओ हमारे पासिंग नहीं आ रहा है, एग्जेम्पशन की बात कर रहे हो, एग्जेम्पशन भी आती है क्योंकि लॉ को तुम लोगों ने डिफिकल्ट बना रखा है
एक्चुअली वो डिफिकल्ट है नहीं। और डिफिकल्ट बना क्यों रखा है? बिकॉज हम कभी ट्राई ही नहीं करते उसको समझने का। अगर आप किसी चीज को ट्राई ही नहीं करोगे समझने का, तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। एंड देन वहां पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग तो जीरो है। रट कर तुम कितना ही लिख सकते हो, इतनी मोटी जो बुक है आपकी 700-800 पेजेस की, वो आप रट कर तो काम नहीं चला सकते हो ना वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये एक चीज जो ध्यान रखनी है, वो यही ध्यान देनी है कि हमें यहाँ पे जो हम ये थ्योरी वाला पोर्शन है, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि ये आपकी हेल्प करे एग्रीगेट फॉर्म करने में। और इवन लेट मी क्लियर दिस, इस पेपर की वजह से आपका ग्रुप तो क्लियर होगा ही होगा, और इवन आपकी रैंक में भी हेल्प करेगा। और ये मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ। अभी आप लोग खुद देखना, और एक बार आप साथ साथ पढ़ते रहोगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हमने जबरदस्ती इतना ना एग्जैजरेट कर रखा है, वो हमसे नहीं होगी और ये सब चीजें। लॉ जो है उसमें अंडरस्टैंडिंग को आप बढ़ा लोगे ना, रटने वाली चीजों को आप छोड़ दोगे। आप पैरेट नहीं हो, ठीक है? रट्टू तोता नहीं बनना है हमें, हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है, और उसके बाद हमें कंटेंट लिख कर आना है। तो आप ये चीज देखो कि अगर इसमें आपकी एग्जेम्पशन आ जाती है, तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में अगर थोड़े बहुत कम भी आ जाते हैं, तो आपका यहाँ पे कॉम्पनसेट हो गया नहीं हो गया? एक ही सब्जेक्ट है, इतना इजी है, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत दिमाग यूज करने की जरूरत है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वो अभी हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरीके से करना है। बट सबसे पहले जो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसको या इस सब्जेक्ट को ऐसे ही आप इग्नोर कर लो, ऐसे ही पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। आपको इसको डिटेल में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव करनी है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, दो चीजें होती हैं। अभी जो भी हमने डिस्कस किया, वो हमने अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन पे डिस्कस किया है। एंड अंडरस्टैंडिंग के अलावा सेकंड हमारी क्या होती है? प्रेजेंटेशन। एक अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकंड हमारा क्या है? प्रेजेंटेशन। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया, आपने मेरी बात सुन ली, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है? लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी तक आके रुक जाते हैं। ठीक है, हम अब फाइनल में आ गए हैं, तो जो अपना रटने वाला मगिंग अप वाला कंसेप्ट है उसको तो हम इग्नोर करके अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो आपका स्टेप 1 है। ये स्टेप 2 जो है, ये स्टेप 2 बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। थ्योरी में आपको ये दोनों 50-50 रखना है। मैंने रेशियो जो रखा है 50-50 रखा है। ना मैंने 60-40 बोला, ना मैंने 70-30 बोला। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये समझते हैं ये 90-10 होता है, और कुछ तो इवन क्या समझते हैं 100% अंडरस्टैंडिंग कर लो या रट लो, राइटिंग प्रैक्टिस पे क्या दिमाग लगाना। उनको ये कंसेप्ट ही होता है ना, एलियन कंसेप्ट, समझ ही नहीं आता कि क्या ही लिखना है, इतनी मेहनत क्यों करें, हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रैक्टिकल भी तो आप सॉल्व करते ही हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी तो हम लोग सॉल्व करते हैं ना। आप ही बोलो, हमने क्लास में पढ़ लिया, क्लास में पढ़ने के बाद अब हमें दिमाग में याद हो गया, अब घर पे जाके हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम तो एग्जाम में करके आएंगे डायरेक्ट। क्या आप कभी भी प्रैक्टिकल में ऐसा करोगे? तो हमें थ्योरी में ऐसा नहीं करना है। सेम ही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। आपने किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, पर अगर आप उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर कर आ सकते हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। फिर मैं आप लोगों को समझा दूं, आपने समझ लिया, अब जब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप क्या बोलते हो? पता नहीं, या चलो ठीक है आपने ओरली बता भी दिया। जब टेस्ट कॉपी आई और आपने एकदम बेकार लैंग्वेज में टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दिया, टूटी फूटी लॉ लिख दी, आपको पता ही नहीं है प्रेजेंट कैसे करना है। भले ही आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल 10 on 10 है, बट लिख कर नहीं आओगी तो क्या एग्जामिनर आपका दिमाग खोल के चेक करेगा क्या वहां पे? अच्छा इसके दिमाग में इतना कंटेंट है, चलो उसको मार्क्स दे दो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लॉ पढ़ने से भी पहले, अभी तो हमने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं करा है, अभी तो हम बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपको ये मिसकंसेप्शन है ना, क्या क्या मिसकंसेप्शन है, नहीं पढ़ना चाहिए, रट लेना चाहिए, ऐसे ही पास हो जाते हैं हम, तो प्रैक्टिकल के बेस पे पास हो जाएंगे। यही सारे मिसकंसेप्शंस की वजह से ही बहुत लोगों का ग्रुप 3 क्लियर ही नहीं होता है। तो हमें पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि इसमें तो हमारी एग्जामिशन कहीं नहीं गई है,
ठीक है, और हम इस तरीके से ही अपनी अप्रोच रखेंगे। तो आप पहले सुन लो, हमारी जो लॉ को पढ़ने की अप्रोच रहेगी, वो अप्रोच क्या रहेगी? सबसे पहले कोई भी टॉपिक है, हम उस टॉपिक को क्लास में क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हमने क्या बात की थी, स्टेप 1 आपका क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको लिख भी नहीं सकते हो। रटने वाला कंसेप्ट भूल जाना यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, ना किसी को करना भी है, ठीक है। तो अपना स्टेप 1 क्या रहेगा? जो भी आपका रिलेटेड टॉपिक रहेगा अपने सब्जेक्ट में, सबसे पहले हमारा जो है उसका अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन हम कवर करेंगे, करेक्ट। अंडरस्टैंड करने के बाद में उस टॉपिक को, जो अपना स्टेप नंबर टू रहेगा, हम उसके बनाएंगे हैंड रिटन नोट्स। स्टेप नंबर टू, हैंड रिटन नोट्स। अब बहुत बच्चे भाग गए होंगे, इतनी मेहनत तो हमसे होली लॉ में। सुन लो, रुक जाओ, सुन लो क्या बोला है यहाँ पे। अगर आपने किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, वेल एंड गुड। अब एक बात बताओ, सबको पता है हमारा जो पेपर होते हैं, ऐसे होता है ना, आपका एक पेपर फर्स्ट को होगा एंड देन आपका सेकंड पेपर 15th को होगा, ऐसे ही होता है। बोल रहे हो क्या बात कर रहे हो भाई, क्या तरीके हैं ये, ऐसा आपको किसने बोल दिया? ऐसे ही बोल रहे हो क्या पीठ पीछे? बोलना भी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो अपना एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम ऐसे होते हैं कि एक पेपर फर्स्ट को हो रहा है और एक पेपर 15th को होगा, नेक्स्ट डे ही होगा भाई, नेक्स्ट डे ही होगा। आपको इवन एक भी दिन का गैप नहीं मिल रहा है वहां पे। तो जब आपको एक भी दिन का गैप नहीं मिल रहा है, तो आप 600-700 पेजेस की बुक पढ़ोगे क्या उस आधे दिन के अंदर? आप खुद सोचो, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू बी एबल टू गो थ्रू एंटायर बुक इतने पेजेस की, वो भी आधे दिन में? एग्जाम देकर आए हो, बहुत एनर्जी होगी ना, बिल्कुल इतनी एनर्जी होगी कि बस कुछ भी करा लो। थक गए होगे ऑब्वियसली, नींद कंप्लीट नहीं हुई होगी, और उस सिचुएशन में हम हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल दें कि 600-700 पेज की बुक पढ़ लें। सही है क्या नन्ही सी जान के ऊपर इतना प्रेशर? नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर जो अपना सेकेंड स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी हमने टॉपिक कवर किया है वो टॉपिक के हम लोग क्या बना लेंगे? हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे। और ये ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ये हम लोग क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। टॉपिक समझने के बाद में मैं आपको इंस्टेंट क्लास में उसके क्या बना दूंगी? हैंड रिटन, ठीक है। तो ये अपने 2 स्टेप्स हो गए। देन स्टेप नंबर 3, जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ चैप्टर, हम उस चैप्टर के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस with answers, past exam questions जो भी अभी तक आए हैं with answers, we'll be going to discuss after the completion of a chapter। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पास्ट एग्जाम। बिकॉज आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, एंड हाउ टू राइट दैट आंसर। तो वो सारी चीजों को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में? पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, करेक्ट। चलो अब आते हैं स्टेप नंबर 4, रिविजन। जैसे ही हमने चैप्टर कंप्लीट किया, नोट्स कंप्लीट किए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कंप्लीट किए, स्टेप 4 में हम उस चैप्टर को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 डेज में अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, 11th डे वी विल बी गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और 12th डे पे हम उसका क्या रखेंगे? रिविजन, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम उसको रिवाइज करेंगे, एंड देन फाइनली आपका उस चैप्टर का होगा टेस्ट। अब ये मत बोलना टेस्ट तो हम एग्जाम टाइम पे देते हैं ना, अभी अब तुम स्कूल में नहीं हो, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स में हो, और वो भी फाइनल लेवल पे हो। तो हमें जैसे ही चैप्टर को कंप्लीट करना है, वैसे ही हमें उस चैप्टर का क्या रखना है? टेस्ट, ठीक है। एंड इसकी ड्यूरेशन में ही, इसकी ड्यूरेशन में जैसे अपने एक बार किसी भी चैप्टर के 4-5 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, तो हम इसकी ड्यूरेशन में ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ड्यूरेशन में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने 4 टॉपिक्स कवर हो गए, तो उसमें से मान लो मैं आपको 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस दूंगी, एंड 1 या 2 दिन का आपके पास टाइम रहेगा,
और उसके बाद में वो आपको टॉपिक आप जिस तरीके से एग्जाम में लिख कर आओगे, रफ में नहीं लिख कर आना है कि हाँ ऊपर ऊपर से लिख दिया, नहीं, जैसे आप एग्जाम कॉपी में प्रेजेंट कर कर आओगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, वट, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो आंसर अटेम्प्ट कर कर लेकर आना है। इसके लिए हम सेपरेट कॉपी बनाएंगे। एक सेपरेट कॉपी हमारी हैंड रिटन नोट्स की होगी और एक सेपरेट कॉपी हमारी किसकी होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी। अब जिनको ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ओवर हो गया, तो तुम्हें याद रखना है, इस पेपर को जितना इग्नोर करोगे ना उतना आगे जाके रुलाने वाला है, क्योंकि पूरा 100 मार्क्स का पेपर है। पहले तो तुम्हें क्या लगता होगा कि इंटर वगैरह में कि ठीक है लॉ के साथ हम और कुछ भी पढ़ लेंगे, हो जाएगा कवर अप, लेकिन यहाँ पर न्यू सिलेबस में ये चीज ऐड कर दी गई है। जो अपना ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो अपना 2022 वाला न्यू सिलेबस है, जो दिसंबर और ऑनवर्ड्स वाले अटेम्प्ट्स के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो न्यू सिलेबस में तुम ये चीज ध्यान रखना, थ्योरी के कंटेंट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। इस पेपर में तो इंटायरली थ्योरी है, पहले भी थी, जो अपना एक और पेपर है ऑडिट का, वहां पर भी थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है और ऐड कर दिया गया है कंटेंट थ्योरी का। तो तुम ये खुद देख लो, इंस्टीट्यूट थ्योरी को ऐड कर रहा है। तुम्हें ये भी माइंडसेट क्लियर करना है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और तुमने, मैंने बता ही दी पहले चीज कि अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो ये पेपर में प्रॉब्लम आएगी, और ये पेपर अगर तुम इस पैटर्न से साथ साथ पढ़ते जाओगे क्लास में कवर हो जाएगा, तुम्हें घर जाकर एफोर्ड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो एंड देन हम इस पेपर पैटर्न से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये अपना पूरा हो गया इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप सबको ये क्लियर होगा, और ये सबको करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी करने हैं, हमें टेस्ट वगैरह तो देना ही है। ठीक है, तो ये अपना पैटर्न हो गया। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो अपना पेपर था वापस चलते हैं उस पेपर के टुवर्ड्स। तो पेपर नंबर में पता है, पेपर नंबर है 13। एंड देन अगर हम लोग बात करें पेपर का नेम, तो पेपर का नेम क्या है, कॉर्पोरेट and economic laws, corporate and economic laws। चलो, सबसे पहले जैसा हमने बिगनिंग में बात की थी कि ये जो हमारा पेपर है, ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो है हमारा पार्ट ए कौन सी लॉ से रिलेट करता है, कॉर्पोरेट लॉ से। एंड जो अपना पार्ट बी है, पार्ट बी कौन सी लॉ से रिलेट करता है, इकोनॉमिक लॉ से। ठीक है, अब सबसे पहले क्या मैं डायरेक्टली आपको चैप्टर स्टार्ट कर दूं, नहीं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लॉ क्या होती है, देन हम बात करेंगे कॉर्पोरेट लॉ क्या होती है, देन इकोनॉमिक लॉज क्या होती है, उसके बाद में हम चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज सुनो, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी, अगर आपको किसी भी चीज में एक से ज्यादा टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपका थ्योरी के सब्जेक्ट्स में बेसिकली आप कोई भी टॉपिक ले लो, अगर आपको ज्यादा टर्म्स दिखते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लॉज दो यहाँ पे वर्ड्स हैं, इकोनॉमिक लॉज दो यहाँ पे वर्ड्स हैं, तो अगर आपको इस कंसेप्ट को समझना है ना, तो कभी भी हम इंडिविजुअल के बिना एग्रीगेट पे नहीं जाएंगे। जैसे अभी आपने यहाँ पे बात की, इंडिविजुअल आपको 40 चाहिए एंड देन एग्रीगेट 50 चाहिए। अच्छा आप ये बोल लो, हमारे एग्रीगेट तो आ गए, पर इंडिविजुअल जो है ना वो एक सब्जेक्ट में 39 रह गए। ओ शिट, लग गई दिल पे, 39 रह गए। गॉड फॉरबिड, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 39 अगर रह गए और अगर आपके बाकी एग्रीगेट आ गया, पास हो जाओगे क्या, पास हो जाओगे या फेल ही लिखा हुआ आएगा। तो आपके एग्रीगेट आ गए, पर अगर आपको इंडिविजुअल ही पास नहीं हुए तो कोई सेंस बना उस चीज का। तो सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है, सबसे पहले हमें इंडिविजुअल पे ध्यान देना है, एंड देन वी नीड टू प्रोसीड टू एग्रीगेट करके, कंबाइन करके। अब इसको हमने यहाँ पे कैसे कनेक्ट करा, देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट लॉज। we were discussing about corporate laws, जो कि अपने सब्जेक्ट का पार्ट है। अब आप लोग ये बताओ, सबसे पहले
मैं किसके बारे में बात करूं? क्या मैं डायरेक्टली आपको मीनिंग बता दूं कॉर्पोरेट लॉस क्या होता है? नहीं। सबसे पहले हमें इन दोनों वर्ड्स का इंडिविजुअल मीनिंग समझना है। एंड व्हेन वी गेट टू नो द इंडिविजुअल मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज टर्म, उसके बाद में हमें इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करके एंड देन। तो हमेशा याद रखना, पहले इंडिविजुअल एंड सेकेंडली आपको एग्रीगेट या कॉम्बिनेशन। ये आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो लॉ में, इवन प्रैक्टिकल्स में भी होता है ये, बट लॉ में जनरली आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, सबसे पहले आप इंडिविजुअल टर्म का मीनिंग समझो, ठीक है। चलो, दो टर्म्स कौन कौन से हमारे, फर्स्ट है कॉर्पोरेट एंड सेकेंड जो हमारा पोर्शन है, सेकेंड पोर्शन कौन सा है हमारा, लॉ। अच्छा, कॉर्पोरेट पढ़ने से पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ लॉ का, क्योंकि जनरली हम इस सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, लॉ, तो आपको लॉ का मीनिंग तो पता होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी मेरी ज्यादा अच्छी है तो ओके, चलो ये एक पर्सन है, लेट्स से दिस पर्सन इज मिस्टर लालू। ये पर्सन कौन है, मिस्टर लालू, ठीक है। अब है ना, ये सीएमए का एग्जाम देने गया, ये सीएमए का एग्जाम देने गया, और ये एग्जाम देने आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वो मॉड्यूल लेकर गया। वहां पर जाके ये मॉड्यूल ओपन करके और उसमें से आंसर्स कॉपी करके और उसके बाद में पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। क्या किया मिस्टर लालू ने, मिस्टर लालू ने सोचा कि चलो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग सीएमए का एग्जाम देते हैं। अब जो हम लोग एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे, वो एग्जाम में एग्जाम सेंटर पे गए, एग्जाम सेंटर पे जाकर हमने वहां पर क्या ओपन किया, क्या लेकर गए थे, मॉड्यूल, देन हमने उसको ओपन किया एंड देन हमने आंसर्स लिख लिए। क्या ये ठीक है, इतना इजीली जितना मैंने एग्जाम्पल में लिखा है ये हो जाएगा क्या, हंस रहे होगे आप लोग। सबसे पहले क्या हम कहेंगे, जो आपका एग्जामिनर होगा वहां पे, वो एग्जामिनर आएगा और अपने लालू जी की आरती उतारेगा। अब आरती कैसे उतारेगा, शूज से, ठीक है। तो अब यहाँ पर एग्जामिनर ने लालू को क्यों पीटा, पहले तो सुनाएगा, पीटेगा, एग्जाम से बाहर निकाल देगा, क्यों, क्या गलती की, एग्जाम देने गया, एग्जाम लिख दिया, लेकिन क्या आपको ये चीज पता नहीं है, आप क्या मॉड्यूल लेकर जा सकते हो एग्जाम देने, कोई ओपन बुक एग्जाम चल रहा है यहाँ पे, आप मॉड्यूल लेकर नहीं जा सकते हो उस एग्जाम देने। अच्छा, अब मना किया तो लालू को आ गया गुस्सा, लालू ने अपने पॉकेट में से निकाला एक नाइफ, लालू जी ने पॉकेट में से निकाला एक नाइफ और वो नाइफ निकाल के डायरेक्ट उस एग्जामिनर की तोंद में, वो नाइफ डायरेक्ट उस एग्जामिनर की तोंद में डाल दिया। सही है, एग्जामिनर को चोट आ गई, एग्जामिनर बेहोश हो गया, एग्जामिनर का खून निकला, गया हॉस्पिटल, डेथ हो गई बेचारे की, एग्जामिनर की बेचारे की डेथ हो गई। अच्छा, अब एग्जामिनर की हो गई डेथ, क्या लालू सीएमए बन गया, नहीं। क्या हम कह सकते हैं लालू ने यहाँ पे दो गलत काम किए, एक तो उसने एग्जाम के रूल्स ब्रेक किए और एक बेचारे आदमी को मार ही दिया। क्या अपनी कंट्री में अलाउड है मर्डर करना? अब वो बोलेगा गुस्सा दिलाया मुझे, ये किया वो किया, तो चाहे कितना ही गुस्सा दिलाया आपको, आप किसी का मर्डर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। अब ये अगर हम लालू को बोल देते चल ठीक है तुझे गुस्सा आ गया तूने कर दिया, छोड़ अगली बार मत कर, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अगर आपने उसको ऐसा बोल दिया तो क्या वहां पे और लोग नहीं है अपने इंडिया में, कॉपी तो करने वाले बहुत बैठे हैं, क्या बोलोगे उसने भी तो किया था, आपने उसको कुछ नहीं बोला तो हम भी करेंगे मर्डर। अब अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो फिर तुम जाकर मर्डर ही करते रहोगे, तो क्या ये चीजें अलाउड है, नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं ये जितने भी उल्टे काम है, ऑफेंसेस है, इसको हमें बैन करना होगा, जो भी उल्टे काम है उन्हें हमें क्या करना होगा, बैन करना होगा। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये काम मत करना, मान जाओगे? क्या आपने इंडिया में या कहीं पर भी वॉलेंट्री शब्द को, वॉलेंट्री टर्म को, क्या हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपने बोल दिया ये काम करना वॉलेंट्री है, ठीक है आपने बोल दिया तो हम मान जाएंगे? ऐसा तो बहुत ही रेयर केसेस में होगा कि वॉलेंट्री वाली चीज को आपने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी और आपने वो मान लिया, नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको किसी चीज को मैंडेटरी करना होता है, आपको किसी चीज को क्या करना होता है, मैंडेटरी, आपको कुछ क्या लगाने होते हैं, रूल्स,
एंड रेगुलेशंस। आपको क्या इंप्लीमेंट करने होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, तो हमें क्या एप्लीकेबल कराने होते हैं? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें वॉलेंट्री करना है, मैंडेटरी करना है। वॉलेंट्री कर दोगे तो कोई मानेगा ही नहीं, मैंडेटरी करो। मैंडेटरी अगर वो कोई नहीं मानता है तो उसके बाद में, अब एक बात बताओ, अगर किसी ने, अब जो वो लालू जी थे अपने, वो लालू जी ने क्या किया था? मर्डर। तो क्या उन्हें सजा होगी? नहीं होगी? बिल्कुल। क्या आ जाएगा उनके ऊपर? इम्प्रिजनमेंट। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि जो भी ये हमने मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर imposed in order to be able to achieve a particular objective, तो हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या बोल सकते हैं? लॉ। हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या बोल सकते हैं? लॉ। यानी हम किसी भी एक एक्टिविटी को गवर्न करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वहां पे ऑफेंस नहीं हो, क्राइम नहीं हो, या कुछ भी गलत चीजें नहीं हो, तो हम वहां पर क्या लगा देते हैं? मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड जो मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या उसे हम लॉ बोल सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये लॉ कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, आप बनाओगे? ऑब्वियस सी बात है, ये लॉ गवर्नमेंट बनाएगी। हम कहते हैं पार्लियामेंट जो है, वहां पर कोई भी लॉ क्या होती है? इनैक्ट होती है, ठीक है। पहले बिल आता है, देन वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में, देन प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी कंसेंट देता है, एंड देन फाइनली वो क्या बन जाती है? लॉ बन जाती है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे लॉ कैसे बनती है, अभी हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे दो टर्म्स थे, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कॉर्पोरेट एंड लॉज। तो हम यहाँ पर कौन से वाले टर्म को डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पर सेकेंड वाले टर्म को वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, लॉ को। तो लॉ में हम कह सकते हैं कोई भी मैंडेटरी आपने रूल एंड रेगुलेशन बनाया है जो वहां के लोगों को क्या करेगा? गवर्न करेगा, ताकि कुछ भी उल्टे काम नहीं हो सके, ठीक है। और अगर आपने वो लॉ को ब्रेक किया तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी? पेनल्टी। छोटा मोटा ऑफेंस किया है तो फिर फाइन लग जाएगा, ऐसा बड़ा ऑफेंस किया है भाई, तोन में चाकू, तो फिर इम्प्रिजनमेंट, जेल में सड़ो, ठीक है। तो ये किस में आता है? लॉ में आता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो अभी हमने दो एग्जाम्पल लिए, कौन से एग्जाम्पल लिए? एक हमने लालू जी का एग्जाम्पल लिया कि उसने एग्जाम में क्या की? चीटिंग। और एक लालू जी ने क्या किया गुस्से में आके? मर्डर। एक लालू जी ने क्या किया एग्जाम में? चीटिंग। एंड एक लालू जी ने क्या किया गुस्से में आके? मर्डर। अब क्या, एक बात बताओ, बस ये दो ही चीजें हैं जहां पर आपको लॉ बनाने की जरूरत है? इसके अलावा एन नंबर ऑफ ऑफेंसेस हैं जो कि कोई भी पर्सन कर सकता है, और हमें उन सारे ऑफेंसेस को क्या करना होगा? वहां पर प्रिवेंट करना होगा। तो हम लॉ अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग टाइप के लॉज बनाएंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो क्राइम के, उन सब क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या बनाएंगे? लॉ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हमें यहाँ पे कोई क्रिमिनल लॉ पढ़नी है? नहीं, हम एलएलबी तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो लॉज पढ़नी है वो क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़नी है, ये तो बेसिक था। हमें जो लॉज पढ़नी है वो लॉ हमें किससे रिलेटेड पढ़नी है? बिजनेस से रिलेटेड पढ़नी है। वो लॉ हमें किससे रिलेटेड पढ़नी है? बिजनेस। अभी आप बोलोगे कॉर्पोरेट लॉस था ना, रुक जाओ रुक जाओ, कॉर्पोरेट भी तो बिजनेस में ही आएगा, कैसे आएगा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट आई होप आपको सबको लॉ का मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टर्म पे, कॉर्पोरेट। बट कॉर्पोरेट को समझने से पहले वी नीड टू नो बिजनेस क्या होता है। कॉर्पोरेट समझने से पहले व्हाट वी नीड टू नो, बिजनेस क्या होता है। अब सब लोगों ने 11th पढ़ी है, सब लोगों ने 12th पढ़ी है, मत बोल देना हमने नहीं पढ़ी है। कोविड में भी पढ़ी होगी तो बेसिक तो पता होंगे, पूरा सब्जेक्ट आता है भाई बीएसटी। चलो, मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? क्या हम कह सकते हैं बिजनेस इज एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? हम इसमें क्या करते हैं? परचेज, सेलिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें। और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, with primary objective of, can we say,
प्रॉफिट अर्निंग। ओ, सबको याद आ गया? क्लास 11th बीएसटी। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग है मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? आप कोई भी टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है, सर्विस इन्वॉल्व है, बाइंग इन्वॉल्व है, सेलिंग इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट मैं बोलूं, मुझे है ना चैरिटी करने की बहुत इच्छा हो रही है, मैंने दान किया। अब मैं ये बोलूं कि मैंने दान किया, चैरिटी की, और फिर मैं मेरी मम्मी को जाकर बोल रही हूँ, मम्मी पता है आज मैंने चैरिटी की है, अब से मैं क्या बन गई हूँ, एक बिजनेस वुमन। मेरी मम्मी मेरी आरती उतारेगी, यहाँ थप्पड़ लगाएगी, बोलेगी बेवकूफ, तू कोई बिजनेस वुमन नहीं बनी है। चैरिटी करना बिजनेस में नहीं आता। बिजनेस में क्या आता है कि आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए प्रॉफिट, आपको कमाना है, आपका इंटेंशन है तो वो अच्छा। मैंने एक दिन गलती से कोई छोटा मोटा प्रॉफिट कमा दिया। अब मैं भाग भाग कर मम्मी के पास गई, मम्मी मैंने आज प्रॉफिट कमाया, क्या अब मैं बिजनेस वुमन बन गई? नो, अगेन नॉट। क्यों? क्या हम कह सकते हैं ये जो भी आपकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी वन टाइम एक्टिविटी होगी? नो, दिस एक्टिविटी cannot be a one time activity. This activity has to be continuous. This activity has to be continuous. इसका मतलब कंटिन्यू अगर आप प्रॉफिट अर्निंग की एक्टिविटी करते हो, देन ओनली इट विल बी क्लासिफाइड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। तो क्या हम कह सकते हैं अगर आपको एक बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए आपको जो भी एक्टिविटी करनी है वो वन टाइम करनी है? नो, जो भी हमें एक्टिविटी करनी है दैट एक्टिविटी शेल बी कंटिन्यूअस इन नेचर, एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग का होना चाहिए। करेक्ट। अभी हम बिजनेस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई आप सीएमए बन रहे हो, आपका पूरा वर्क किससे रिलेट करेगा? बिजनेस एस्पेक्ट से रिलेट करेगा, ठीक है? प्रैक्टिस करते हो, जॉब करते हो, अगेन बिजनेस तो उसमें आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमें बिजनेस क्या होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो आई होप सबको बिजनेस तो क्लियर है। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया उसका? प्रॉफिट अर्निंग। एंड सेकंड क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता, दैट इज व्हाट? कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ठीक है, चलो हमने बात कर ली है बिजनेस के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब है ना सुनो, मुझे लेट्स से मम्मी ने मुझे क्या कहा था? थप्पड़ वप्पड़ मार दी थी, झाड़ू वाड़ू मार दिया था, क्यों? क्योंकि मैंने उनको क्या कहा था? मैं क्या कर रही हूँ? बिजनेस कर रही हूँ। बट ना मैं कंटिन्यूअस कर रही थी, ना मैंने प्रॉफिट अर्निंग की, मैंने चैरिटी की थी। तो इस सिचुएशन में मम्मी ने मुझे थप्पड़ लगाई थी कि बेवकूफ है, बिजनेस नहीं होता ये। अब मेरे ईगो को हर्ट हो गया, उनका अब तो मैं इनको बिजनेस करके ही दिखाऊंगी, ठीक है? तो अब मेरे माइंड में आया कि मुझे ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है जिसमें मैं प्रॉफिट भी अर्न कर सकूं और जो कंटिन्यूअस भी हो, ठीक है? चलो अब मैं सोचती हूँ क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है। क्या मैं एक चाय की थड़ी ओपन कर सकती हूँ? अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। मोमोज, मुझे मोमोज बहुत पसंद है, क्या मैं मोमोज का ठेला लगा लूं? बिल्कुल। या मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कोई कॉस्मेटिक का बिजनेस ओपन कर लिया या ऐसा कुछ। मेरे पास एंडलेस चॉइसेस हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैं अगर बिजनेस ओपन करना चाहती हूँ तो मैंने सोचा चलो बिगनिंग में जो हम बिजनेस करते हैं वो चाय का बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं मम्मी के पास भाग भाग कर जाती हूँ और मैंने बोला मम्मी मुझे चाय का बिजनेस करना है, मुझे कंपनी खोलनी है। मैंने क्या बोला? चाय की थड़ी लगानी है मुझे, एंड माय सेकंड स्टेटमेंट इज कंपनी के फॉर्म में। अच्छा, कंपनी बनाऊं मैं और उसमें मैं चाय बनाऊं, सही लग रहा है क्या ये? मम्मी मुझे अगेन एक झाड़ू मारा, तू बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी, तुझे चाय का बिजनेस खोलना है, अकेले खोलना है, तो तेरे पास में क्या ऑप्शन है? क्या हम कह सकते हैं मुझे सिंगल ओनर बनना है, सारे प्रॉफिट्स मुझे लेने हैं, लॉस होगा तो मेरा होगा? अब इस सिचुएशन में जो मेरे पास में ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या मैं कह सकती हूँ? सोल प्रोपराइटरशिप। क्या मेरे पास में यहाँ पर सोल प्रोपराइटरशिप का ऑप्शन है या नहीं है? बिल्कुल, सबने पढ़ा होगा ना, अगर सिंगल ओनर है, स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना है, तो आप क्यों कंपनी बनाते हो? किस में ओपन कर लो आप? सोल प्रोपराइटरशिप ओपन कर लो, बात खत्म है। अच्छा, बोल तो सही रही हो। मैंने बहुत टाइम बिजनेस किया किया किया, नहीं समझ में आया। अब मुझे लगता है मेरे साथ कोई होना चाहिए, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। अब मैंने सेकंड, मुझे क्या लगा, मुझे मेरे साथ कोई ना कोई तो चाहिए। अब मेरी मम्मी ने क्या बोला? पार्टनर ले आ। मैंने कहा मुझे शादी वादी नहीं करनी है भाई अभी,
ये बोली बेवकूफ लड़की, पार्टनर है ना, लाइफ के लिए नहीं बोला है मैंने, पार्टनर बिजनेस के लिए बोला। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है फाइन। अब बिजनेस के लिए हम पार्टनर लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। अब तुमने ये भी पढ़ा होगा, अगर आपको पार्टनर के साथ बिजनेस करना है, क्या मैं वहां पर पार्टनरशिप ओपन कर सकती हूँ? या तुमने सुना होगा हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है जो पार्टनरशिप से बेटर ऑप्शन है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपकी लाइबिलिटी वहां पर हो जाएगी लिमिटेड, जिसे हम कह सकते हैं LLP। तो आप या तो नॉर्मल पार्टनरशिप ओपन कर लो, या फिर आप क्या ओपन कर लो, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर मुझे मेरे पार्टनर पे, बिजनेस पार्टनर पे बहुत ट्रस्ट है कि ये मेरे साथ में कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करेगा, भाग नहीं जाएगा, तो मैं नॉर्मल पार्टनरशिप ओपन कर सकती हूँ। पर मुझे लगता है नहीं यार, अगर मेरा पार्टनर फ्रॉड निकल गया, भाग गया, तो सारी लायबिलिटी, जो मैंने लोन लिया है, डेट लिया है, नॉन पेमेंट है, वो सब मेरे माथे आ जाएगा। मुझे पे करना पड़ेगा, वो भाग जाएगा तो ठीक है। तो अगर मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे सामने वाले पे उतना ट्रस्ट नहीं करना है, मैं चाहती हूँ मेरे साथ कोई फ्रॉड हो तो मुझे प्रोटेक्शन मिले, तो उस सिचुएशन में मेरे पास एक और क्या ऑप्शन है, रहेगा तो वो पार्टनर ही यहाँ पर भी, बट मुझे उसकी गलती की कोई भी सजा नहीं मिलेगी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर गलती उसकी है, उसने फ्रॉड करा है, तो वो लायबल होगा, ठीक है। उसकी गलती मेरे माथे आएगी क्या? नहीं आएगी। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो, आपकी लायबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी, लिमिटेड। अगर आप दोनों ने मिलकर लोन लिया है, लेट्स से 2 करोड़ का, तो मेरी लायबिलिटी 1 करोड़ की रहेगी और 1 करोड़ की उसकी रहेगी। वो भाग गया तो बैंक मुझसे सिर्फ और सिर्फ मेरे हिस्से का लोन की रिकवरी कर सकती है, दैट इज व्हाट, 1 CR। पर पार्टनरशिप में पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए बैंक मेरे से मांगती, तो वो मुझे नहीं चाहिए। देन इन दैट केस आई कैन ऑप्ट फॉर LLP, ठीक है। सो हमने क्या बात की अभी, अगर आपको बिजनेस ओपन करना है, देन इन दैट सिचुएशन आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड सेकंड हमारा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, पार्टनर वाला। तो पार्टनर अगर आपको ट्रस्ट वगैरह है, ठीक है, नॉर्मली तो पार्टनरशिप ओपन कर लो। नहीं तो अगर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, तो आप क्या ओपन कर लो, LLP, दैट इज व्हाट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब सब हो गया, बस अब मैं बहुत बड़ी बन गई बिजनेस वुमन, छोटी मोटी थर्डी छोटा मोटा पार्टनरशिप, मुझे क्या करना है अब, बड़े लेवल पे काम करना है, लार्ज स्केल पे। अब मैं लार्ज स्केल पे काम करना चाहती हूँ। अब मेरी मम्मी ने बोला चल ठीक है, अब तुझे, पहले तुम बेवकूफ थी, अक्कल वक्कल नहीं थी, इतना आप ठोकर खा के अक्कलें आ गई हैं, तो अब इस सिचुएशन में आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, कौन सी स्केल पे, लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे अगर हम बिजनेस ओपन करना चाहें, अब क्या मैं कंपनी ओपन कर सकती हूँ, यस। नाउ मेरे पास में ऑप्शन ऑप्शन तो पहले भी था, बट ठीक है, मुझे लगा बिगिनिंग स्मॉल स्केल से कर लो। पहले भी मैं कंपनी ओपन कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम बात करें कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर अब लार्ज स्केल पे आना चाहते हो, तो अब भी आप ओपन कर सकते हो। तो अब मैं फाइनली क्या ओपन कर रही हूँ, कंपनी। तो क्या मैं कह सकती हूँ, मैं चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप में जाऊं, चाहे मैं पार्टनरशिप में जाऊं, चाहे मैं LLP में जाऊं या कंपनी में जाऊं, अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग का है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या ये सारी चीजें बिजनेस में आएंगी, नहीं आएंगी? बिल्कुल। ये जो भी हमने यहाँ पर कंटेंट पढ़ा है, ये सब कुछ किस में आएगा, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर आपको एक बिजनेस ओपन करना है, तो आप उस बिजनेस को, इन अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं आपके पास में, आपको जो सूटेबल लग रहा है, जो फीचर्स आपको बेस्ट सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो आई होप आपको बिजनेस का मीनिंग क्लियर है। देन आपको ये जो तीनों हमने चार बेसिकली हमने आप एग्जाम्पल लिए हैं, टाइप्स लिए हैं बेसिकली, वो भी आपको क्लियर है, ठीक है। चले आगे, चलो। अब देखो, आप लोग कौन से लेवल पे हो, फाइनल लेवल पे हो, ठीक है। ये सारे छोटे मोटे लेवल्स तो हम पहले पढ़कर आ चुके ना, हमने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है। अब फाइनली हम लोग फाइनल में है, तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंस जिसको देनी है, किसको देनी है, कंपनी फॉर्मेट को। ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक है, नॉलेज आपके पास में है। डिटेल हमें किसकी पढ़नी है यहाँ पे सब्जेक्ट में, कंपनी के पढ़ने हैं, ठीक है। चलो, अब अब आ जाओ किस पे, कंपनी पे। अब है ना, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करना। अगर आपको सब्जेक्ट का नाम, इफ यू रिमेम्बर, हमने पहले बात की थी, हमारे सब्जेक्ट का नेम क्या है, फर्स्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं पहले, कॉर्पोरेट लॉज।
जो अपना फर्स्ट पोर्शन है दैट इज व्हाट, कॉर्पोरेट लॉस। इसमें कौन सा टर्म आ रहा है, कॉर्पोरेट। अब किस किस को ये लगता है, किस किस को ये लगता है कि कॉर्पोरेट इज सिनोनिमस टू कंपनी। बहुत लोगों को यही लगता है कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, बट देयर इज अ डिफरेंस। एक हमारी होती है कंपनी एंड एक हमारा होता है बॉडी कॉर्पोरेट। फर्स्ट इज कंपनी एंड सेकेंड इज बॉडी कॉर्पोरेट। क्या हम कह सकते हैं जो हमारी कंपनी है वो कंपनी क्या है, अभी हमने बात की हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं अलग अलग टाइप से, लाइक मैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, इन सब के थ्रू, और इवन कंपनी भी मेरे पास ऑप्शन है। तो अगर मुझे बिजनेस करना है तो क्या मैं लार्ज स्केल पे ओपन करना चाहती हूँ तो मैं कंपनी खोल सकती हूँ, बिल्कुल। अब अगर मैं कंपनी खोलना चाहती हूँ तो कंपनी किस तरीके से फंक्शन करती है, कंपनी क्या होती है, उसके लिए हमें कंपनी का मीनिंग एंड कंपनी के थोड़े बहुत फीचर्स यहाँ पे देखने हैं। इन डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें मीनिंग समझना पड़ेगा सब्जेक्ट का, इसीलिए हम अभी बेसिक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे क्या कंपनी इज सिनोनिमस टू बॉडी कॉर्पोरेट या कुछ डिफरेंस है, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी। तो क्या कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, जैसा अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैन आई से लार्ज स्केल पे, यस, इट ऑपरेट्स ऑन अ लार्ज स्केल। ओके नाउ, क्या मैं कह सकती हूँ कंपनी इज अ पर्सन, कैन आई से दैट कंपनी इज अ पर्सन। अब आप बोलोगे कैसे फालतू की बातें हुई भाई, कंपनी तो एक बिल्डिंग है, कंपनी एक पर्सन कैसे हो सकती है, नहीं, कंपनी एक पर्सन है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मैंने क्या ओपन की थी, एक टी स्टॉल ओपन की थी, है ना, चाय की थड़ी, और मैंने उसको किस फॉर्मेट में ओपन किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्मेट में मैंने उसे ओपन किया था। तो क्या मैं ये कहूंगी मैं और मेरा बिजनेस तन्हाई नहीं, मैं और मेरा बिजनेस तो अलग अलग आदमी है, मैं अलग हूँ और मेरा बिजनेस अलग है, क्या मैं ऐसा बोलूंगी क्या, मुझे बोलेंगे बेवकूफ है अगेन। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी मैंने, बट ठीक है, ओके चलो। तो अब यहाँ पर मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग नहीं है, मैं और मेरा बिजनेस एक ही माने जाएंगे। हमें, मुझे मतलब जो ओनर है और जो मेरा बिजनेस है, ये दोनों सेम ही ट्रीट किए जाएंगे, सेपरेट ट्रीट नहीं किए जाएंगे। किसमें, अगर मैंने क्या ओपन किया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, या पार्टनरशिप में भी। बट अगर मैंने क्या ओपन करी है, कंपनी, अगर मैंने क्या ओपन करी है, कंपनी, देन इन दैट केस ओनर will be treated separate and company will be treated separately। ओनर अलग है और कंपनी अलग है, ये दो लोग हो गए। अब दो लोग कैसे हुए आप बोलोगे, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। अगेन क्या मैं कह सकती हूँ, ओनर एक नेचुरल पर्सन है, भगवान जी ने बनाया भाई, हाथ पैर नाक मुंह सब होते हैं, ग्रो कर सकते हो, मूव कर सकते हो, सब कुछ, ईट ब्रीथ, ठीक है, सबने पढ़ा है साइंस में। बट कंपनी जो है वो कंपनी पर्सन तो मानी जाएगी, ये कंपनी पर्सन तो मानी जाएगी, बट क्या मैं कह सकती हूँ एक नेचुरल पर्सन है, कोई लिविंग थिंग है क्या कंपनी, नहीं, ये पर्सन नेचुरल पर्सन नहीं है, ये पर्सन कौन सी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। ये पर्सन कौन सी पर्सन है, आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन क्या हम कह सकते हैं, क्रिएटेड बाय गॉड, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ।
आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएटेड बाय लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी की सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, उसे किसने बनाया है? भगवान ने नहीं बनाया है, उसे किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। और ओनर को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ठीक है, पेरेंट्स, बट अल्टीमेटली गॉड, राइट? चलो, तो अब हमें यहाँ पे ये जो पूरा चार्ट हमने बनाया, हमने क्या बात की है कि जो इस बिजनेस का ओनर है वो ओनर अलग माना जाएगा, और जो कंपनी है वो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी। इसका मतलब, इसका मतलब कंपनी का खुद का नेम है, कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस है, कंपनी की खुद की एड्रेस है। अच्छा, कंपनी का मेंबर मर गया, अच्छा अगर मेरी थड़ी थी, चाय की थड़ी थी, मैं मर गई, तो मेरा बिजनेस कौन चलाएगा? बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। पर कंपनी के ओनर मर गए ना अगर, तो इस सिचुएशन में कंपनी नहीं मरेगी, कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। कंपनी को कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से भाड़ में जाओ मर जाओ, हमारे पास और लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कंपनी की जो है वो डेथ होती है क्या? अगर ओनर मर गया तो नहीं, ओनर अलग माना जाएगा, कंपनी अलग मानी जाएगी इस पर्पस के लिए। तो इस सिचुएशन में कंपनी की डेथ नहीं होती है, कंपनी जो है वो फॉरएवर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। यानी ओनर्स की डेथ हो भी गई बट स्टिल कंपनी मरने वाली है क्या? अब जब तो अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग लोग हैं, तो एक मर गया तो क्या दूसरा भी मर जाएगा? अब ठीक है, उसको मेंटली कितना ही दुख हो रहा, पर मर तो नहीं रहा ना, वो बोलने के लिए है कि तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा ऐसा होता है क्या? एक्चुअली ऑब्वियसली नहीं होता। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बात की थी कंपनी पर्सन तो है, पर वो पर्सन कैसी पर्सन है? नेचुरल? नो, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। ओनर्स को, नेचुरल पर्सन को किसने बनाया है? गॉड ने। बट कंपनी को किसने बनाया है? लॉ ने। कंपनी को किसने बनाया है? लॉ ने बनाया, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। अब कौन सी लॉ? कौन सी लॉ? जो अभी हमने बात की थी मॉडल वाली लॉ? नहीं, अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग लॉ होती है। तो कंपनी के लिए जो लॉ बनाई गई है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, वो कौन सी लॉ है? कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 थी, कंपनीज एक्ट 1913 थी, ठीक है। तो पहले वाली सारी लॉज, अब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो लॉ भी चेंज होता है, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट कौन सी लॉ है हमारे पास में? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कौन सी लॉ में बनी है? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो हमें इसको कैसे ट्रीट करना है? एक सेपरेट पर्सन मानना है आपको उस पूरे बिजनेस को, वो अलग है और आप अलग हो, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बात की परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसका मतलब मेंबर्स चले गए, मर गए, जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब है क्या? नो। अगर मुझे कंपनी को मारना हो तो ओनर को मार दिया आपने, कंपनी तो फिर भी चल रही है। अब एक बात बताओ, अगर वो लॉ ने बनाया है उसको, तो उसको मारने की ड्यूटी भी किसकी है? लॉ की है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ इट इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो अगर हमें इसको एंड करना है, अगर हमें इसकी एग्जिस्टेंस को एंड करना है, तो वो एग्जिस्टेंस एंड भी कैसे होगी? बाय लॉ। क्रिएट कैसे हुई है? बाय लॉ। और एग्जिस्टेंस एंड भी कैसे होगी? बाय लॉ। ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? एक कंपनी के, ठीक है। और क्योंकि कंपनी की अलग एग्जिस्टेंस है, इसीलिए हम उसे क्या बोल देते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स या ओनर्स अलग माने जाएंगे, कंपनी अलग मानी जाएगी, ठीक है। ये सबको याद आ रहा होगा, हमने पहली बार नहीं पढ़ा, आपने लॉ पढ़ी है, 11 से पढ़ी है, सब कुछ हम पहले पढ़ते हैं, पर हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप सबको ये क्लियर होगा कि कंपनी जो है वो कंपनी क्या होती है, और ये सब हमने क्या नोट डाउन किए हैं? कंपनी के फीचर्स। ये इंट्रोडक्शन है, चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे ही, बट अभी बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब कंपनी तो सबको समझ में आ गई, अब चलते हैं अपने सेकेंड वाले टर्म पे,
दो टर्म्स के बीच में हमें डिफरेंसेस के बारे में बात करनी थी. फर्स्ट टर्म क्या था? कंपनी. एंड सेकेंड टर्म बॉडी कॉर्पोरेट. सेकेंड टर्म बॉडी कॉर्पोरेट. अब सबको लगता है सेम ही तो होते हैं, सेम फीचर्स होते हैं, एक के अलावा. कंपनी में हमने सब कुछ वही पढ़ा. सेपरेट नेम होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगी, इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन होगा, क्रिएटेड बाय लॉ होगी, प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे खरीदोगे, वो सब कुछ यहाँ पर आ गया. अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा क्रिएटेड बाय लॉ. कौन सी लॉ? अभी हमने नेम लिखा ना एक्ट का, कंपनीज एक्ट. कौन सी वाली? आइदर 2013 वाली या इससे पहले जो भी एक्ट थी 56, 13 वगैरह, ठीक है, वो वाले आ जाएंगे यहाँ पे. तो अगर कोई कंपनी या अगर हम कह सकते हैं कोई आर्टिफिशियल पर्सन जो कौन सी लॉ में बन रहा है, कंपनीज एक्ट में बन रहा है, चाहे अभी वाली चाहे पुरानी वाली, अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हो रहा है अंडर कौन सी वाली लॉ? कंपनी लॉ, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन को हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे. बट अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन किसी भी लॉ में बन रहा है, एनी लॉ, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, चाहे वो कोई भी अदरवाइज एक्ट है, फॉर एग्जांपल एलएलपी एक्ट. एलएलपी एक्ट में जो भी बन रहा है सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अभी हमने कंपनी में पढ़े हैं. तो इसका मतलब ये है कंपनी जो है ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ और सिर्फ किस में बनी हुई है? कंपनीज एक्ट में. तो जो आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ ऐसी लॉ में बना है जो कंपनी लॉ है, तो वो कंपनी है. जो किसी भी अदरवाइज लॉ में बना है वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट. लेकिन फीचर्स बाकी सारे सेम हैं. आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ओन नेम, ओन एड्रेस, कैन हेल्प प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, फीचर्स सारे सेम है. बस जो लॉ है वो लॉ का आपको डिफरेंस याद रखना है. इसमें आ जाएगा कंपनीज एक्ट या प्रीवियस वाला या अभी वाला प्रेजेंट वाला, इसमें कोई भी अदरवाइज लॉ, ठीक है. चलो एग्जाम्पल एक और लेते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का. बॉडी कॉर्पोरेट में सबने नाम सुना है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट. अब यहाँ पर बेसिकली इस सिचुएशन में एक बात बताओ, क्या फेसबुक अपने इंडिया में बनी हुई है? क्या वो अपने इंडिया के कंपनीज एक्ट में बनी हुई है? नहीं, बाहर की कंट्री में बनी हुई है भाई. क्या हम कह सकते हैं ये इंडिया के कंपनीज एक्ट में नहीं बनी हुई है, ये बाहर वाले एक्ट में बनी हुई है? पर इसके सारे फीचर्स वही हैं. आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेम, पर लॉ अलग है. तो क्या हम कह सकते हैं ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. फेसबुक इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, माइक्रोसॉफ्ट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. एलएलपी, एलएलपी का भी अपना खुद का एक्ट है. एलएलपी का एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008. सेम फीचर्स, एक्ट डिफरेंट. तो आपको जो बेसिक डिफरेंस याद रखना है वो यही याद रखना है आपको कि जो आपकी कंपनी है वो कंपनी जो लॉ में बनी हुई है, दैट लॉ कौन सी है? कंपनी लॉ. और यहाँ पर जो आपका आर्टिफिशियल पर्सन है वो किसी भी लॉ में बना हुआ हो सकता है, एनी लॉ. तो वो किस में आ जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट. जैसे अपनी फॉरेन कंपनीज होती हैं वो बाहर बनती है अपने लॉ के अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग, पर क्या हम उसे कंपनी बोलेंगे? नहीं. क्या हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे? यस. तो यही डिफरेंस है. अच्छा अब क्या मैं कह सकती हूँ कि जो कंपनी है वो एक नैरो टर्म है, इसका जो स्कोप है दैट इज नैरो, वेयर एज इसका स्कोप वाइडर. कंपनी का स्कोप इज नैरो वेयर एज बॉडी कॉर्पोरेट का स्कोप इज वाइडर. बिल्कुल. अच्छा एक स्टेटमेंट लिखते हैं, आप बताना. दो स्टेटमेंट्स लिखते हैं इनफैक्ट, यू टेल मी कि कौन सा वाला करेक्ट है, ठीक है. चलो फर्स्ट स्टेटमेंट है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट. सेकंड स्टेटमेंट, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी. इसमें से एक ठीक है,
एक गलत है, या बताओ दोनों सही है दोनों गलत है? एक सेकेंड में। और इसका आंसर करने के लिए आपको वाइडर स्कोप याद रखना है और एक्ट के बारे में याद रखना है। वाइडर स्कोप एंड एक्ट के बारे में। अच्छा, अभी हमने क्या बात की थी? कंपनी सिर्फ और सिर्फ कौन सी लॉ में बनती है? कंपनीज एक्ट में। तो जब वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट में बन रही है तो बाकी लॉज वाले तो कंपनी में इंक्लूड हो ही नहीं सकते ना, कंपनी का तो नैरो स्कोप है। दैट मींस ये स्टेटमेंट गलत है। पर बॉडी कॉर्पोरेट में हमने क्या बात की थी? एनी लॉ। तो एनी लॉ तो इंक्लूड्स कंपनी लॉ, नो? एनी लॉ में कंपनी लॉ नहीं आ जाएगी क्या? ऑब्वियसली आ जाएगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में अदरवाइज लॉज, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, सारे लॉज आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का स्कोप है वाइडर, therefore it includes company, therefore it includes company। ठीक है, चलो। तो आई होप सबको डिफरेंस क्लियर है बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। अब चलते हैं वापस, अब चलते हैं वापस जो अपना पेपर है। आई होप सबको ध्यान है जो हमारा पेपर है, दैट इज व्हाट? सीईएल, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। कितने मार्क्स का है? 100। अब इस 100 मार्क्स में से दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स। पार्ट ए 60 मार्क्स एंड पार्ट बी 40 मार्क्स। ठीक है, तो जो अपना पार्ट ए है, पार्ट ए हमारा किससे रिलेट करता था? कॉर्पोरेट लॉज से। किससे रिलेट करता है हमारा पार्ट ए? कॉर्पोरेट लॉज से रिलेट करता है। एंड पार्ट बी इकोनॉमिक लॉज। पार्ट बी इज व्हाट? इकोनॉमिक लॉज। आज की क्लास में हमने ना कोई चैप्टर स्टार्ट किया है ना कुछ डिटेल देखी है, हमने ओनली सब्जेक्ट का रिडक्शन देखा है एंड स्टडीइंग पैटर्न का रिडक्शन देखा है। ठीक है, तो आई होप सबको मीनिंग क्लियर है किसका? लॉ का भी, और मीनिंग क्लियर है किसका? कॉर्पोरेट। अच्छा बताओ, कॉर्पोरेट में क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट आएगा? नहीं, जो अदरवाइज कॉर्पोरेट्स हैं उनकी लॉ भी हमें एक दो लॉज पढ़नी, बहुत सारी होती है, हमें इतनी सारी नहीं पढ़नी हमारे कोर्स में, बट कुछ कुछ लॉज हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, डिटेल में हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी लॉज हमारे कोर्स में है। अगर हम लोग बात करें हमारे पेपर की, पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, एंड जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं वो अपना न्यू वाला सिलेबस है 2022 वाला। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इंडेक्स, लुक, दो पार्ट्स हैं, सेक्शन ए कॉर्पोरेट एंड सेक्शन बी इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस। जैसा हमने बात किया था, जो सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का है? हमारा 60 मार्क्स का है। तो इस केस में कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स की है? तीन ही चैप्टर्स हैं, कंपनीज एक्ट, आईबीसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या होते हैं हम सब कुछ बात करेंगे, अभी नहीं कल बात करेंगे इसके बारे में। बट अभी हमने ओनली क्या देखना है? चैप्टर्स कितने कितने हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन कितने मार्क्स का है? 40। देन सेकंड है हमारा कौन सा वाला पोर्शन? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 10 मार्क्स का। एंड देन अपना सीजी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये हमारा कितने मार्क्स का है यहाँ पर? 10 मार्क्स का। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारा 40 मार्क्स का पोर्शन है वो किस चीज का रहेगा? इकोनॉमिक लॉस का। तो अभी एक बार इसको वापस से इन डेप्थ हम लोग कल बात करेंगे, अभी जो भी हमने बेसिक बात की है एक बार आप लोग उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।